आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ नीलेश में स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण से भाषा, लिपि एवं व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। यदि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसे मित्रों के साथ शेयर और ऐसे ही वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर व्यक्त करता है, भाषा कहलाती है। अर्थात जब व्यक्ति के मन में विचार उत्पन्न होते हैं तो वह व्यक्ति उन विचारों को बोलने के लिए जिन ध्वनियों का प्रयोग करता है, जिन वर्णों का प्रयोग करता है, उसे हम लोग भाषा कहते हैं। भाषा के प्रकार, भाषा के दो प्रकार होते हैं। पहला उच्चरित या मौखिक भाषा ओरल लैंग्वेज, दूसरा लिखित भाषा रिटन लैंग्वेज। अब आगे हम लोग देखेंगे कि उच्चरित या मौखिक भाषा क्या है और लिखित भाषा क्या है। पहला बता रहा है उच्चरित मौखिक भाषा, अर्थात भाषा का वह रूप जिसमें वक्ता अर्थात बोलने वाला अपनी बात बोलकर समझाता है और श्रोता और सुनने वाला उसको सिर्फ सुनकर समझता है, तो उसे हम लोग मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे जब कोई व्यक्ति किसी के सामने अपने मुख से निकलने वाले सार्थक ध्वनियों को बोलता है और सामने वाला व्यक्ति सिर्फ उसको सुनता है, तो उसे ही हम लोग उच्चरित या मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरा लिखित भाषा। लिखित भाषा भाषा के जिस रूप में एक व्यक्ति लिखकर अपने विचारों को प्रकट करता है तथा दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसके विचारों को समझता है, लिखित भाषा कहलाती है। भाषा के इस रूप में व्यक्ति के मन में जो भाव और विचार आते हैं उसे वह वर्णों के द्वारा उसे लिख लेता है और लिखने के बाद कोई दूसरा व्यक्ति उसी बातों को, लिखी हुई बातों को पढ़ता है और पढ़ने के बाद उसे समझ आता है, तो इसे हम लोग कहते हैं लिखित भाषा। विशेष देखिए नोट सांकेतिक भाषा को व्याकरण में स्थान नहीं मिला। सांकेतिक भाषा क्या है? सांकेतिक भाषा वह भाषा है जिसमें भाषा में संकेतों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अध्यापक के बहुत अधिक उग्र होने पर अपने भौहों को चढ़ाना, इशारे में किसी को बुलाना इत्यादि सांकेतिक भाषा के उदाहरण हैं। इस समय सांकेतिक भाषा को व्याकरण में स्थान नहीं मिला है। भाषा के रूप देखिए, भाषा के रूप मुख्यतः 6 हैं, जिसमें पहला है मातृभाषा, मदर टंग। मातृभाषा, जब बालक अपनी माता के गोद में बैठकर अपने परिवेश, अपने परिवार से जो भाषा सीखता है उसे हम लोग मातृभाषा कहते हैं। दूसरा प्रादेशिक भाषा। दूसरी प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक भाषा किसी प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा को हम लोग प्रादेशिक भाषा कहते हैं, अर्थात वह भाषा जो किसी प्रदेश में, किसी राज्य में बोली जाती है। जैसे गुजरात में गुजराती, उत्तर प्रदेश में हिंदी, पंजाब में पंजाबी। तीसरी राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा, जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश भूभाग पर बोली जाती है तो वह राष्ट्रभाषा बन जाती है। जब किसी देश क्षेत्र में, किसी राष्ट्र में जो भाषा उस देश के अधिकतर क्षेत्रों में बोली जाएगी उन्हें ही हम लोग राष्ट्रभाषा कहेंगे। अगला अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अंतर्राष्ट्रीय भाषा, जब कोई भाषा विश्व के अनेक राष्ट्रों द्वारा व्यवहार में लाई जाती है तो उसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। इसका अर्थ यह है जब कोई भाषा
का प्रयोग एक देश के लोग किसी अन्य देशों के लोगों से व्यवहार के रूप में, बातचीत करने के रूप में करते हैं तो उसे ही हम लोग अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। वर्तमान समय में हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। पांचवा, राजभाषा। राजभाषा अर्थात किसी देश में के कार्यालयों में कामकाज के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम लोग राजभाषा कहते हैं। अर्थात वह देश जिस देश के कार्यालयों में, ऑफिसों में जिस भाषा का प्रयोग उस ऑफिस के कार्य, उस कार्यालय के कार्य करने के लिए किया जाता है उसे हम लोग राजभाषा कहते हैं। छठा, संपर्क भाषा। संपर्क भाषा वह भाषा जिसका प्रयोग देश के निवासी परस्पर संपर्क के लिए करते हैं उसे ही हम लोग संपर्क भाषा कहते हैं। जैसे हम लोग आपस में बात करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग, जैसे हम लोग हिंदी का प्रयोग करते हैं, तो इस समय हिंदी हम लोगों के सामने एक संपर्क भाषा का कार्य कर रही है। आगे देखिए, लिखा है नोट। कह रहा है 14 सितंबर सन 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी को घोषित किया गया। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर सन 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को भारत का राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसीलिए 14 सितंबर के दिन हम लोग हिंदी दिवस मनाए जाते हैं और 14 सितंबर के दिन हम लोग राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी के दिन अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस अर्थात पूरे देश के लोग हिंदी दिवस के रूप में हिंदी को मनाते हैं। भारत की मान्यता प्राप्त भाषाएं। भारत की 8वीं अनुसूची में 22 ऐसी भाषाएं हैं जिन्हें भारत में मान्यता दिया गया है। उसमें संस्कृत, हिंदी, असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, काश्मीरी, कोंकणी, डोंगरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, नेपाली, पंजाबी, बंगला, बोडो, मराठी, मणिपुरी, मलयालम, संथाली, सिंधी और मैथिली हैं। इन 22 भाषाओं को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में राजभाषा का, मान्यता प्राप्त भाषाओं का दर्जा दिया गया है। लिपि का अर्थ होता है लिखने का ढंग, अर्थात व्यक्ति जिस ढंग से लिखता है उसे ही हम लोग लिपि कहते हैं। और अर्थात कह रहा है भाषा के लेखन के लिए निश्चित चिन्ह की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। जब व्यक्ति लिखना शुरू करता है तो शुरू करने के लिए जिन वर्णों को वह उपयोग में लाता है, जैसे हम लोग जब हिंदी लिखना शुरू करते हैं तो क, ख इत्यादि वर्णों को अपने प्रयोग में लाते हैं, तो यह वर्ण आपके लिपि के अंतर्गत आएंगे। अब यह वर्ण जो है लिपि के अंतर्गत आएंगे। लिपि का अर्थ है लिखने का ढंग। हम लोग लिखने के लिए अलग अलग लिपियों का प्रयोग करते हैं और लिखने के जो निश्चित चिन्ह व्यवस्थाएं होती हैं उन्हें हम लोग लिपि कहते हैं। दूसरे शब्दों में बता रहा है कि जिस रूप में वर्ण अक्षर लिखे जाते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। वर्ण अर्थात क, ख, ग ये वर्ण है, अर्थात वर्णों को जिन रूप में लिखा जाता है उन्हें ही लिपि कहते हैं। आइए कुछ भाषाओं की लिपियों के बारे में देखा जाए। जैसे
संस्कृत और हिंदी की लिपि जो है वह देवनागरी लिपि है और देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन लिपि है, अर्थात यदि अंग्रेजी भाषा, जर्मन भाषा, फ्रांसीसी भाषा की लिपि कोई पूछे तो वह रोमन होगी, जबकि उर्दू भाषा की लिपि जो है वह फारसी है। सॉरी, यहाँ मिस्टेक हो गया। ये गुरुमुखी जो लिपि है वह गुरुमुखी लिपि जो है आपकी पंजाबी भाषा की है। किस भाषा की है? पंजाबी भाषा की है। गुरुमुखी जो लिपि है आपकी पंजाबी भाषा की है। संस्कृत और हिंदी की लिपि देवनागरी है। संस्कृत और हिंदी की लिपि देवनागरी। अंग्रेजी और जर्मन की लिपि रोमन। उर्दू और फारसी की लिपि, उर्दू और अरबी की लिपि फारसी। और गुरुमुखी जो लिपि है वह आपकी पंजाबी भाषा की है। पंजाबी भाषा की है। आइए आगे देखेंगे हम लोग बोली। बोली भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं, अर्थात किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को हम लोग बोली कहते हैं। जैसे हम लोग एक ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो इस ग्रामीण क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषा है वह आपकी भोजपुरी है। तो भोजपुरी हम लोगों की क्षेत्रीय बोली है, लेकिन बोली और भाषा में अंतर होता है। आइए बोली और भाषा के अंतर को देखा जाए कि बोली और भाषा में क्या अंतर होता है। भाषा का संबंध व्याकरण से होता है, जबकि बोली व्याकरण सम्मत नहीं होती है। अब भाषा जो होती है उस भाषा का संबंध एक निश्चित व्याकरण से होता है, जबकि बोली का संबंध किसी व्याकरण से नहीं होता है। दूसरा देखिए, भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है जबकि बोली का क्षेत्र सीमित होता है। भाषा का क्षेत्र अर्थात भाषा बहुत अधिक क्षेत्र में बोली जाती है, जबकि जो बोली होती है उसका एक निश्चित क्षेत्र होता है। जैसे हिंदी एक भाषा है, इस भाषा का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है, जबकि भोजपुरी एक बोली है, इसका जो क्षेत्र है वह बहुत ही सीमित है। तीसरा देखिए कह रहा है अंतर कि बोली का प्रयोग बोलचाल में होता है, जबकि भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज में होता है। बोली का प्रयोग हम लोग सिर्फ आपस में एक दूसरे से बात करने के लिए करते हैं, जबकि भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज के रूप में होता है। एक और अंतर है कि बोली किसी एक भाषा का अंग होती है, अर्थात सबसे पहले भाषा आती है और उस भाषा के एक अंग के रूप में बोली आती है। ठीक है, आइए आगे देखेंगे हम लोग व्याकरण कि व्याकरण क्या है। किसी भाषा को शुद्ध रूप में प्रयोग करने की विधि बताने वाली नियमावली को उसका व्याकरण कहते हैं। व्याकरण अर्थात व्याकरण वह शास्त्र है जो उस भाषा को शुद्ध रूप में लिखना पढ़ना सिखाता है, उसे ही हम लोग व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के विभाग, व्याकरण के कई विभाग बटे हुए हैं। जैसे हिंदी व्याकरण के सिर्फ 3 विभाग हैं। इन्हीं 3 विभाग के अंतर्गत हिंदी के पूरे व्याकरण समाप्त हो जाते हैं। जैसे पहला विभाग है वर्ड विभाग। देखिए पहला विभाग बता रहा है वर्ड विभाग। इस वर्ड विभाग में वर्णों की बनावट, उनका उच्चारण स्थान, उनका लेखन इत्यादि का अध्ययन किया जाता है और वर्ण विचार के अंतर्गत ही हम लोग संधि को भी पढ़ते हैं। दूसरा शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों के विभिन्न रूप, भेद, उत्पत्ति और प्रयोग। जैसे हम लोग शब्द पढ़ते हैं, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ये सभी शब्द विचार में आते हैं। और शब्दों के विभिन्न रूप में जैसे रचना के आधार पे शब्द, रचना के आधार पे 3, सरल संयुक्त मिश्रित, फिर उसके बाद अर्थ के आधार पे 8,
उत्पत्ति के आधार पे योग ऋण शब्द, संकर शब्द, इस प्रकार के जो शब्द हम लोग पढ़ते हैं ये सभी शब्द विचार में आते हैं। तीसरा करा वाक्य विचार, वाक्य रचना, प्रयोग एवं विराम चिन्ह। वाक्य विचार के अंतर्गत तो वाक्य का रचना हम लोग पढ़ते हैं, जैसे सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बनाना, संयुक्त वाक्य को मिश्रित वाक्य में बनाना, और उनके प्रकार और उनका प्रयोग, जैसे लोकोक्ति, मुहावरे वाक्य विचार होते हैं। और उसके बाद विराम चिन्ह, विराम चिन्ह जैसे विराम चिन्ह वह चिन्ह होते हैं जिनका अर्थ हम लोग रुकने के रूप में करते हैं, जैसे ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, विस्मयादिबोधक चिन्ह है, ठीक है।